एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 55 में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हम यूनिक नोट्स में से कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा तो आपने नोट्स अपने पास रखने हैं। ये हम यूनिक नोट्स का पेज नंबर 72 और 73 पर है, जिस पर हमारी बुक के एक्सरसाइज के MCQs भी इंक्लूड हो जाएंगे बीच में सारे। ठीक है, जो बुक में हमारे पास एक्सरसाइज में MCQs गिवन है बेटा 10 MCQs, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे सारे, और कुछ एक्स्ट्रा हैं वो भी आ जाएंगे। तो हम फिल वक्त सिर्फ बुक का है जी पेज नंबर जिस पर ये MCQs हैं एक्सरसाइज में जी 64 और 65 पेज पर हैं, और यूनिक नोट्स का जो पेज है वो है जी 72 और 73। हम एक एक MCQs की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसकी रीज़न्स डिस्कस करेंगे कि जी एक्चुअल रीज़न उसकी क्या बननी है। रट्टा नहीं लगाना, आपने समझ के करना जी। सबसे पहला वाला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट की रिफ्रैक्शन होती है तो कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ध्यान से देखिए कि मैं एक डायग्राम बना रहा छोटी सी, ताकि हम समझ के करें, रट्टा ना हम लगाएं। ये मेरे पास एक मीडियम था एयर का, इसके नीचे ये मीडियम है ग्लास का, यानी एयर का मीडियम हमने पढ़ा रेयर, दूसरा मीडियम हमने पढ़ा डेंसर। यानी यहाँ पर मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ। अब हमने न्यूमेरिकल MCQs की स्टेटमेंट में ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या चीज़ चेंज नहीं होती। अब आपने ध्यान से देखना है, यहाँ से कोई भी लाइट की रे आ रही थी, ये जी लाइट की रे आ रही थी, ये जी मैंने उसकी बनाई वेवलेंथ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है वेवलेंथ का। जब ये एंटर हुई इस मीडियम के अंदर, ये मैंने चेंज किया तो क्या चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज होने के बाद ध्यान से अगर आप देख रहे हैं तो मैंने और क्या चीज़ चेंज की है। पहले वेवलेंथ ये थी, अब वेवलेंथ ये हो गई। इसका मतलब है डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। डेफिनेट बात है, इस मीडियम से इस मीडियम में गई, एयर से इसमें गई, तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। ठीक होगी बात। सिर्फ क्या चीज़ चेंज नहीं होती, राइट ऑप्शन के अंदर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक होगी बात जी। दूसरा वाला, अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहता है एक कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा वाला होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। कहता है उस कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस R कितना है, हमने रट्टा नहीं लगाना, सॉल्व करके करना है। R है जी 20, क्रिएट्स अ रियल इमेज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज का डिस्टेंस Q कितना है, 30 सेंटीमीटर दूर बना रहा है। फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जी R ये है, हमने एक रिलेशन पढ़ा था जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था कि फोकल लेंथ किसकी इक्वल होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ऐसी है जी। अगर R उसने 20 दिया हो तो इसका मतलब F क्या हो जाएगा हमारे पास 20/2। F हमारे पास आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। Q ये है, F ये है। फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे सेकंड वाले के लिए, 1/F इज इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। इसमें फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बन रहा है, जो राइट ऑप्शन आ रही है आंसर की, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देखिएगा, यही आंसर बनता है जी। थर्ड वाले में कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। डायग्राम देख लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ
और ये डायग्राम बुक में नहीं बनी हुई, मैंने समझाई थी मिरर से रेलेवेंट डिफरेंट। दिस इज अ सॉरी ये कन्वेक्स मिरर नहीं होता, दिस इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ये करेक्शन कर लीजिएगा बेटा। क्वेश्चन उसका ये है जी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है तो मिरर का सेंटर होता है पोल, जहाँ से मिरर बनता है उस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। यहाँ पर पॉइंट होता है एफ, प्रिंसिपल फोकस, फोकल पॉइंट। कहता है ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर प्लेस्ड है तो इमेज भी उसका कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। अगर सी पर प्लेस्ड है तो इमेज भी सी पर बनता है। ये हम रे डायग्राम डिस्कस कर चुके हुए हैं। लाइट की पैरेलल रे इधर आई, ठीक है, वो कहाँ से पास करेगी, इधर से। दूसरी रे इधर आएगी, वो कहाँ से पास करेगी, इधर से। ये इमेज ऐसे बनता है जी, इमेज फॉर्मेशन देख लीजिएगा। कहाँ पर बना है, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कॉनकेव मिरर के सामने, तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी राइट ऑप्शन क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। लो जी फोर्थ वाले में देखिएगा बेटा, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अब है जी कन्वेक्स मिरर, उसके सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा हुआ है, 14 सेंटीमीटर पर। अगर मिरर कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स मिरर है, तो उसके सामने कहता है ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ पी कितने डिस्टेंस पर, 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर याद करिए, टॉपिक में मैंने बताया था जब भी बिहाइंड का वर्ड आ जाए कि मिरर के बिहाइंड बन रहा है इमेज, तो क्यू की वैल्यू जो भी दी होगी वो हमने क्या ले लेनी है, नेगेटिव। क्यू उसने यहाँ पे दिया हुआ 5.8 सेंटीमीटर, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो इसका मतलब है क्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, आपने एफ कैलकुलेट करनी है। फार्मूला एफ के लिए हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू फार्मूला जी 1/p प्लस 1/q। तो फार्मूला में जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो वैल्यूज़ लगाने के बाद हमारे पास आंसर बनता है। एक वो अहम सारी बात, कन्वेक्स मिरर था तो आंखें बंद करके आपने याद रखनी है चीज़ जहन में कि कन्वेक्स मिरर के लिए एफ़ का आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। इसने रहना ही नेगेटिव है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन में बेटा नेगेटिव आंसर के साथ -9.9 सॉल्व करने के बाद यही आता है। अब कैलकुलेशन तो नहीं मैं यहाँ पे कर सकता, कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हम मैक्सिमम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, फिर हम इसी पे रहेंगे। आगे जी, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती है? देखिए इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब है एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे कहते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, स्पीड पर। क्या चीज़ गिवन है उसने, स्पीड ऑफ लाइट। भाई लाइट की स्पीड पर एन डिपेंड करता है जिस तरह का। अब एन कैसे डिपेंड करता है, अब आपने ध्यान से सुननी है ज़रा मेरी बात। अगर मीडियम का एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लार्जर है तो उसमें स्पीड, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्पीड लेस होगी, लिख लीजिएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम है तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा, मोर, ज़्यादा स्पीड होती है। तो 5 वाले में है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन किस चीज़ पर, स्पीड ऑफ लाइट पर दी। राइट ऑप्शन में क्या आना है, स्पीड ऑफ लाइट। 6 वाले में देखिएगा, 6 वाले में कहता है विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस ऑन स्क्रीन। लेंस की बात है जी, कन्वेक्स लेंस है तो आपने चीज़ें कुछ याद रखनी है कि कन्वेक्स लेंस में, ये टेबल पहले बना के दे चुका हूँ जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था। कन्वेक्स लेंस होगा तो याद रखिए कन्वेक्स लेंस इमेजेस जो भी उसने बनाने हैं ना लेंस ने, वो हमेशा इन्वर्टेड, उल्टे एंड क्या होंगे, रियल, ठीक है। वो वर्चुअल इमेजेस भी बनाता है, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेजेस भी हैं। ऑप्शन के अंदर उसने बताया हुआ है इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड वर्चुअल, ठीक है जी। अपराइट एंड रियल, अपराइट एंड वर्चुअल। अब ऑप्शन के अंदर लिखा उसने हुआ है विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस
ऑन स्क्रीन। तो गलती नहीं करनी। देखो कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड और रियल भी बनाता है, कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड और वर्चुअल भी बनाता है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई, इसका मतलब है रियल भी बन रहा है वर्चुअल भी बन रहा है। अब उसने कहा है कि स्क्रीन पर, तो रियल इमेज वो इमेज होता है जिसको हम किस पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्क्रीन पर। उसने ऑप्शन में कहा है कि स्क्रीन पर कौन सा हो सकता है, तो स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला आएगा, जो इन्वर्टेड होगा और क्या होगा, रियल। गलती से इन्वर्टेड एंड वर्चुअल ना लिख देना कि जी ये तो दोनों ही है। हाँ दोनों हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। रियल इमेजेस को हम कहाँ पर ले सकते हैं, स्क्रीन पर। 7th वाले में देखिएगा जी, 7th वाले में कहता है विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई इफ इट व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। हम अपनी आंख से, जब हमने ह्यूमन आई का टॉपिक पढ़ा था तब मैंने कहा था कि एमसीक्यू याद रखिएगा कि ह्यूमन आई में बनने वाला इमेज, जब हम दूर की चीज़ें देखें, दूर की देखें, करीब की देखें, बात एक ही है। इमेज उसने एक तरह के बनाना है, उसने इमेज हमेशा रियल बनाना है। भाई रियल है तो हमारी आंख की स्क्रीन, आई की स्क्रीन क्या रेटिना पर बन रहा है, वो इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा इमेज होता है, ब्रेन उसको सीधा करके दिखाता है। वो इमेज हमेशा डिमिनिश्ड होएगा। डिमिनिश का मतलब है स्मॉलर इन साइज। भाई छोटा होगा तो आंख के रेटिना के ऊपर आएगा ना, अगर छोटा नहीं होगा तो रेटिना के ऊपर उसने आना भी नहीं है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। 8वें वाले में देखिएगा जी, 8वें वाले में कहता है इमेज फॉर्म्ड ऑन अ कैमरा इज। कैमरा, जो कैमरा काम करता है वही आंख, क्योंकि ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक अ कैमरा। कैमरा तो इंसानों ने बनाया, रब्बुल आलमीन ने ये आंख बनाई जो कैमरा के तौर पर एक्ट करती है। तो कैमरा से भी इमेज क्या बनेगा, रियल, इन्वर्टेड और क्या होगा वो इमेज, डिमिनिश्ड, स्मॉलर इन साइज, क्योंकि उसकी स्क्रीन पर, कैमरा में जो लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है उस पर वो बनेगा, तो ही इसको हम डेवलप करवा सकते हैं ना। तो वो इमेज रियल होना चाहिए। वो उल्टा बनता है, डिमिनिश्ड होता है। इन्वर्टेड होता है जब हम पिक्चर हमारे हाथ में आती है तो सीधा करके उसको फोटोग्राफ इनलार्जर से सीधा किया जाता है। 8th हो गया जी। 9th में इफ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द रे विल, कहता है इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ले जी, हमने पढ़ी थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर रट्टे नहीं लगाने, मैंने कहा था चीज़ें समझ के करनी है। कोई बात नहीं, मैं देर भी लग जाएगी तो खैर है। ये लाइट की रे थी, किसी भी एंगल पर इस पर फॉल की, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, हमने यही चीज़ पढ़ी थी। जब ये मैं एंगल इंक्रीज़ करूँगा थोड़ा सा तो ये लाइट की रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इस वक्त ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्रीज का। इस वक्त ये जो एंगल बन रहा होगा, ये सारी लाइन के साथ मैंने एंगल बनाया, इसको हम कहते हैं एंगल आई, ठीक है। वो एंगल आई किसकी इक्वल होता है उस वक्त, सी की इक्वल होता है। सी क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कब कहेंगे, जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा। जब मैं थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करूँगा, यानी जब आई ग्रेटर देन हो जाएगा सी से, तो लाइट की रे अंदर ही क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब एंगल आर, आर क्या बना है, इसकी क्या हुई है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल द रे विल, आई ग्रेटर देन सी, रे विल रिफ्लेक्ट ओनली। तो ऑप्शन में क्या आएगा, रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो राइट ऑप्शन में क्या आनी है, द रे विल रिफ्लेक्ट ओनली। लास्ट वाला जी एमसीक्यू बुक का लास्ट वाला, द क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर इज 48.8 डिग्री। कहता सी की वैल्यू कितनी है, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 48.8 डिग्रीज, ठीक होगी बात जी। दिस मीन्स दैट ऑल द लाइट रेज विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल विल बी, देखो जो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होंगी, अगर आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो जितनी भी लाइट की रेज होंगी वो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगी। तो 10th वाले की राइट ऑप्शन क्या है, टोटली रिफ्लेक्टेड बैक।
यानी सारी की सारी रेस क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होके उन्होंने रिटर्न बैक होके वापस आ जाना है जी। क्लियर होगी बात ही, टोटली रिफ्लेक्टेड होंगी, पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शली ट्रांसमिटेड नहीं है, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड बैक होके वापस आ जाए। जैसे ये हुई थी तो इसमें भी क्या आ जाना है, दे आर टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, सारी की सारी वापस आ जाएंगी। ये 10 हो गए जो बुक के थे, ठीक है जी। आगे हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एमसीक्यूज हैं जो नोट्स के अंदर गिवन है, ठीक है। नोट्स मैंने आपको इसलिए कहा था कि ले लें साथ, कि हमने जो बाकी हैं अब हम एडिशनल एमसीक्यूज करने लगे हैं। ये बुक वाले थे जो हमने कर लिए हैं, उसके बाद ये एडिशनल देखते हैं कुछ एडिशनल एमसीक्यूज में कितने एमसीक्यूज है जो हम अब तक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं उनसे रेलेवेंट, कितने हम मज़ीद और कर सकते हैं जी। ले जी, एडिशनल में पहला 11th वाला जो है, 11th वाले में वो ये कह रहा है, अब बड़े आसान से, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज, स्फेरिकल मिरर का डायमीटर क्या कहलाता है, जुबानी नहीं करेंगे हम हर चीज़ ना डायग्राम बना के डिस्कस करेंगे ताकि आप रटा ना लगाएं, आपको पता होनी चाहिए। जी स्फेरिकल मिरर का डायमीटर क्या कहलाता है, देखिए मैंने याद करें, मैंने एक डेफिनेशन लिखवाई थी, मैंने कहा था फ्रंट पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर इज सर्कुलर वन, गोल। जब भी आपको स्फेरिकल मिरर आज मिलेगा गोल होगा, यहाँ से सर्कल है ना, सर्कुलर, यहाँ से लेकर यहाँ तक उस स्फेरिकल मिरर का क्या कहलाता है, चाहे वो कॉनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, दैट इज कॉल्ड एज डायामीटर। तो फ्रंट पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर सर्कुलर वन होता है, उसका जो डायामीटर होता है उस डायामीटर को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। यानी अपर्चर का मतलब है उतनी उतनी जगह जहाँ से लाइट को इसने क्या करना है, इतने इतने हिस्से में से लाइट ये रिफ्लेक्ट करेगा, जो यहाँ से गुजरेगी उसमें से तो नहीं ना करेगा, जो अपर्चर से बाहर होगी। तो अपर्चर वो जगह होती है जहाँ से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होती है मिरर में से। तो फिर फ्रंट पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज, हम डायमीटर को क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। 12th वाला जी, 12th वाले में कहता है जी द सेंटर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज, हमने स्फेरिकल मिरर बनाया चाहे वो कॉनकेव था चाहे वो कन्वेक्स था, मैंने कहा था इट इज द पोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ होलो स्फीयर। तो ये सेंटर था मिरर का, सेंटर ऑफ मिरर को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोल, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, पी के साथ। तो सेंटर ऑफ कर्व सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज, उस सेंटर जो कर्व सरफेस का सेंटर होता है उसे क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पोल। 13th वाले में देखिएगा जी, 13th वाली स्टेटमेंट में कहता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज, ले जी हम एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, उसमें हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम देखते हैं हाफ कितना होता है जी। मिरर मैंने बताया था बेटा कैसे होता है, ऐसे सर्कुलर गोल, दैट इज अ पोर्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ हॉलो स्फीयर, जिसका एक सेंटर था स्फीयर का जिसे हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का। यहाँ पे मैंने एक्सपोज कर लिया मिरर था मेरा, कोई भी चाहे वो कॉनकेव मिरर है चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव होगा तो इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी, कन्वेक्स होगा तो आउटर होगी। यहाँ से सेंटर में यहाँ पे होता है जी पोल, ये लाइन जिसको ज्वाइन करती है दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, जो गुजर जाती है सीधी, नजर नहीं आएगी मिरर में आपको, एग्जैक्ट सेंटर में होता है जी फोकल पॉइंट, यहाँ प्रिंसिपल फोकस, यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल आर, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल है फोकल लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस स्मॉल है फोकल लेंथ। अब क्वेश्चन देखिए उसका क्या था, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज, भाई ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, ये दो मिलके यानी 2f मिलके क्या बनाते हैं, एक r, f किसकी इक्वल होगा, r/2, तो ये क्या हो गया, दैट इज हाफ, आधा हो गया ना, हाफ ऑफ किस चीज़ का, r का, हाफ ऑफ r क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे क्या आनी फिर राइट ऑप्शन, फोकल लेंथ, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। 14th में जी, 14th में देखिए कहता है द पॉइंट थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पास आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर इज कॉल्ड एज, कनकेव मिरर, अगर मैं यही कनकेव मिरर सपोज कर लूँ तो इसमें लाइट की रेज कहाँ से पास करेंगी, जो पैरेलल लाइट की रेज होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्लेक्शन के बाद उन्होंने कहाँ से पास करना है। लेकिन ये बना हुआ है, ये कनकेव मिरर था, ये लाइट की पैरेलल रे आ रही थी, उसने कहाँ से गुजरना है, हमेशा
ये एफ, भाई इस एफ को क्या नाम दिया जाता है? दो नाम है, फोकल पॉइंट, या इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? इस एफ को दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रिंसिपल फोकस। कॉन्केव मिरर में से कहां से पास करती हैं जी वो? फ्रॉम द पॉइंट थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पास आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल। उसने लिखा हुआ था, आपने साथ राइट ऑप्शन लिख देनी है, प्रिंसिपल फोकस। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी, याद रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज। ले जी बनी हुई डायग्राम, ये था जी प्रिंसिपल फोकस। लीजिए इस डायग्राम में देख लेते हैं हम। ये जो एफ था इसको नाम दिया जी मैंने, दैट इज कॉल्ड एज, फिर लिख लेते हैं जी ताकि याद हो जाए मेरे बच्चों को, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। और ये पी को हमने नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड एज पोल। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये मैंने एफ लिखा था, एफ को क्या नाम देते? दैट इज कॉल्ड एज, भाई ये क्या होती है? दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। क्लियर हो गया जी? तो फिर राइट ऑप्शन में क्या आएगा? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज, प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ मिरर में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। लो जी 15 में बेटा क्या आ जानी है? दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इधर भी फिर फोकल लेंथ आ गया जी। 13 का आंसर भी फोकल लेंथ था लेकिन वो डिफरेंट थी। आगे जी, द मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज, जिसकी अंदर वाली कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव है तो इसकी अंदर वाली, कॉनकेव की इनर रिफ्लेक्टिंग होती है, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की आउटर। मैंने एग्जांपल बताई थी, इनर है तो इनर का मतलब है, घर में स्पून यूज करते हैं ना, तो स्पून की दो साइड्स होती है, एक इनर और एक आउटर। ऐसे ही है, इनर वो होती है जहाँ से आप खाते हैं और आउटर वो है जहाँ से कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है, इनर वाली किसके तौर पर एक्ट करती है? इनर देखनी हो, आसान सा मिरर ना मिल रहा हो तो घर में जो स्पून है, स्पून की इनसाइड अंदर वाली तरफ, ऐसे ही आउटर कौन सी वाली है? उसी स्पून की आउटर साइड किसके तौर पर एक्ट करती है? कॉनकेव मिरर के तौर पर। लो ये 16 में, द मिरर हुज इनर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड, कहता वो मिरर जिसकी अंदर वाली कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज, भाई वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। 17 वाले में देखिएगा जी, द मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग इज कॉल्ड एज, जिसकी बाहर वाली है, यहाँ मैंने लिखा था जिसकी बाहर वाली है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज, ये दोनों कनकेव कनकेव लिखे हुए, ये कन्वेक्स नाम इसका, नीचे वाली चीज़ रेस कर दें वो कुछ और थी, ये कॉन्वेक्स नाम है जी इसका, कॉन्वेक्स मिरर, बाहर वाली। ठीक है, तो जिसकी बाहर वाली कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। वो मैंने कुछ और चीज़ समझाई हुई थी वहाँ पे मिरर से रेलेवेंट, तो नाम दोनों सेम ही लिखे हुए थे इसलिए। आ जाइएगा बेटा उसके बाद 18 वाले पे। 18 वाले में कहता है जी, द लाइन विच पासिस थ्रू पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज, भाई ये मैंने लाइन बनाई थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी का नाम है, नाम याद रखने हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहता है जी वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से गुजर रही है, इस लाइन को क्या नाम देते हैं? ये लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। वो इधर से गुजरेगी, इसके अलावा कहीं और से नहीं गुजर सकती जी। तो 18th में है, द लाइन विच पासिस थ्रू पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज, वो क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड एज, प्रिंसिपल को उसने वर्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने खाली क्या लिखना है? खाली राइट ऑप्शन हमने क्या चूज करनी? एक्सिस वाली जी। 19th में देखिएगा जी, 19th में कहता है जी, द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर पासिस थ्रू, कहता लाइट की रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है कहाँ से? कॉनकेव मिरर से, वो कहाँ से पास करती है? ये कॉनकेव मिरर था, ये लाइट की रे थी,
ये रिफ्लेक्ट हुई, उसने कहाँ से पास करना है, इस एफ का नाम क्या है, फोकल पॉइंट, यहाँ प्रिंसिपल फोकस। तो 19 में भी राइट ऑप्शन क्या आनी है। अब उसने प्रिंसिपल का वर्ड नहीं यूज़ किया, उसने देखा कि बच्चों को आता कि नहीं आता, तो राइट ऑप्शन क्या है, प्रिंसिपल फोकस। जिसने कहाँ से पास करना है, उसने पास करना है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस से जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट वाले में क्या पूछ रहा है वो। ये कुछ चीज़ें रहते हैं इधर ही ताकि काम आ जाए जी हमारे। 20th में कहता है जी स्फेरिकल मिरर आर यूज्ड इन, भाई कहता है स्फेरिकल मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ऑप्शन जो उसने बताई हुई है, मेडिकल फील्ड के अंदर, बड़ी आसान सी बात, हमने माइक्रोस्कोप का टॉपिक पढ़ा था, मैंने कहा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आपको लैब में माइक्रोस्कोप नज़र आएगी, ठीक है, उस माइक्रोस्कोप का जो नीचे वाला बेस होता है ना, बेस के साथ यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, ठीक है, स्फेरिकल, वो कॉन्केव मिरर होता है जी, ठीक होगी बात दी। मेडिकल फील्ड में भी यूज़ होता है। सर्च लाइट में जी, बिल्कुल सर्च लाइट के अंदर ऐसे, ये मैंने टॉपिक जब पढ़ाया था तब डिस्कस की थी, सर्च लाइट होती है, उसमें ये पैराबोलिक शेप का कॉन्केव मिरर, स्फेरिकल मिरर लगा होता है, यहाँ पर वो बल्ब होता है, ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कॉन्केव लगा होता है जी, किसमें, सर्च लाइट। माइक्रोस्कोप में, बिल्कुल माइक्रोस्कोप के अंदर, ये मैंने अभी बता दिया कि माइक्रोस्कोप के अंदर यूज़ होती है। मेडिकल फील्ड में एक और बता दूँ, कभी आप डेंटिस्ट के पास जाएँ तो डेंटिस्ट जब आपके माउथ में दांत को चेक करने के लिए छोटा सा ऐसा मिरर अंदर इंसर्ट करता है, ऐसी उसकी शेप होती है, अगर आपने ध्यान से देखा उसको तो ये वाला मिरर कौन सा था, दिस इज कॉन्केव, ठीक है जी, जिससे उसको अंदर वाला टूथ में जहाँ कहीं पे भी प्लॉक नज़र लगा होता है ना, तो उसको बड़ा सा नज़र आता है। तो स्फेरिकल मिरर आर यूज्ड इन मेडिकल में भी है, सर्च लाइट के अंदर भी, माइक्रोस्कोप के अंदर भी। तो राइट ऑप्शन डी वाली कौन सी, ऑल ऑफ दी लिखा हुआ है जी, मैंने कहा शायद ऑल ऑफ अबव लिखा है। 21 वाले पे आ जाइएगा जी। 21 में कहता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज गिवन बाय, जी हमने एक टॉपिक पढ़ा था मैग्निफिकेशन का, लीनियर, मैंने कहा था मैग्निफिकेशन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि इमेज इज ऑलवेज, जो बनने वाला इमेज है दैट इज ऑलवेज इनलार्ज्ड, वो हमेशा इनलार्ज बनेगा, नहीं, बल्कि मैग्निफिकेशन तो हमें क्या बात बताती है, मैग्निफिकेशन बड़ी छोटी सी बात बताती है जी, ध्यान से सुनना बात। मैग्निफिकेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन हमें दो चीज़ों के दरमियान रेशियो बताती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ। रेशियो होती किस चीज़ के दरमियान, डिस्टेंस ऑफ इमेज, भाई इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इमेज के डिस्टेंस को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जी 21 में कहता है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज गिवन बाय, तो मैग्निफिकेशन मिरर की m इज इक्वल टू किसकी इक्वल होती है, q ओवर p, बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और भी ये रेशियो होती है, वो भी बाद में देखते क्या है, फिल वक्त इतना सारा याद रखें कि इट इज द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला ये बनता है m इज इक्वल टू q ओवर p का जी। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मिरर है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, q के साथ, और इमेज के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया, p के साथ, और इमेज के डिस्टेंस को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, q के साथ। तो क्वेश्चन उसका है 22 वाले में, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके साथ रिप्रेजेंट होता है, p के साथ। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये देखिएगा इमेज का डिस्टेंस मिरर से हम किस चीज़ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं q, स्मॉल q के साथ। ये हमारी मैट्रिक की बुक में अंदर p एंड q है। अगर हम ओ लेवल्स के अंदर देखेंगे तो ये p और q डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि हमने अपने रेलेवेंट सिलेबस को डिस्कस करना है, तो ये डिस्टेंस p और q है, ठीक है जी। ऐसा नहीं कि हरगिज़ हमेशा ऐसी चीज़ है। स्नेल्स लॉ इज गिवन बाय, लीजिए हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक लॉ पढ़ा था, स्नेल्स लॉ,
अगर आपको याद हो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ, दो चीज़ों के दरमियान रेशो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। भाई दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एन, एन क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या नाम देते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या इट इज आल्सो कॉल्ड एज, दूसरा क्या नाम देते हैं उसको, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है, और एन इसकी इक्वल भी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो फिर स्नेल्स लॉ, साइन आई और साइन आर कांस्टेंट किसकी इक्वल है, एन के। तो फिर इसका मतलब है स्नेल्स लॉ की स्टेटमेंट पार्ट नंबर बी वाली ऑप्शन राइट है जी 24 में, एन इक्वल टू साइन एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल आर, आर है रिफ्रैक्शन, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। 25 में देखिएगा जी, कहता है जी कॉनकेव मिरर फार्मूला इज गिवन बाय, यहाँ पे मैंने लिखा था ये फार्मूला याद रखिए बच्चों, ये फार्मूला मिरर का भी यही फार्मूला है, ये फार्मूला लेंस है उनका भी यही फार्मूला है, दोनों के लिए सेम फार्मूला है जी। चेंज क्या है, चेंज मिरर के अपने साइन कन्वेंशन है, मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, लेंस भी दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सिर्फ जब हमने ये फार्मूला यूज करना है तो इस फार्मूला में हमने जो डिफरेंट साइन कन्वेंशंस यूज करने हैं वो मिरर के अपने हैं, कॉनकेव के अपने हैं, कन्वेक्स के अपने हैं, फिर ऐसी लेंस में कॉनकेव के अपने, कन्वेक्स के अपने हैं। तो कॉनकेव मिरर फार्मूला, बेसिक फार्मूला यही है जो चल रहा है, फार्मूला था जी 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। 26 वाले में देखिएगा जी, 26 में कहता है जी फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको ज़िंदगी में भी काम आएंगी, आपने याद रखनी है, कॉनकेव और दूसरा वाला हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स। भाई कॉनकेव मिरर की f की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स की f की वैल्यू नेगेटिव है, ये मिरर की बात कर रहा हूँ, लेंस ना समझ लीजिएगा, लेंस भी ऑपोजिट होता है काम, मिरर में दोनों ये पॉजिटिव या नेगेटिव। लो जी यहाँ पे लेंस भी लिख लेते ताकि आप ना लिख लीजिए किसी जगह पे, याद रहे छोटी छोटी चीज़ें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मैंने कहा ऑपोजिट होता है, f की वैल्यू नेगेटिव, f की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, p और q क्या होता है, f और f से आप चीज़ें याद रख लीजिए, ये एक छोटा सा टेबल बनाया मैंने, इसको आपने लर्न कर लेना जी। अच्छा जी आज 26 पे कहता है फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर नेगेटिव पॉजिटिव सेम 0, तो राइट ऑप्शन क्या आएगी, पॉजिटिव। भाई कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि उसका जो फोकस होता है, चीज़ें लंबी होती जाती है, नहीं जी फोकस रियल होता है, इसकी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इसका फोकस वर्चुअल होता है, इसकी नेगेटिव क्यों होती है, वही काम याद रखिएगा जी। तो 27 में 27 देखते हैं जी, इसमें कहता है जी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड एज, नहीं जी ये एक सरफेस थी, ये लाइट की रे आई एंगल पर, भाई सरफेस को स्ट्राइक किया, यहाँ से वापस चलेगी, तो मैं आसान वर्ड के अंदर क्या कह दिया मैंने इसको, क्या हो गई भाई बाउंस बैक हो गई, वापस चलेगी जी। बाउंस बैक होने का मतलब है लाइट की क्या हुई है, रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा whenever रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स, जब भी लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, लाइट रिफ्लेक्शन में ज़रूरी बात है कि सेम मीडियम में वापस जाए, तो वी सेड दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड एज, हम उसे क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। भाई वो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन। 28 वाला देखिएगा जी, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड एज,
इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट में जो रेशियो होती है उसे हम क्या कहते हैं। ले जी, मैंने यहाँ पे लिखा था, फिर मैंने कहा था मैं बाद में बताता हूँ। एक और चीज़ भी होती है ये लीनियर मैग्नीफिकेशन। फिर से लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में रेशियो, यही लीनियर मैग्नीफिकेशन एम जो होती है, ये दो चीज़ों के दरम्यान और भी रेशियो होती है। दैट इज क्या चीज़, बाई हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय किस चीज़ के दरमियान रेशियो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में। तो फिर m किसकी इक्वल हुआ, हम हाइट ऑफ इमेज h हाइट i इमेज h हाइट o इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड एज, भाई इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो 28 में क्या आएगा, दैट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन। लो जी बेटा, ये हो गई जी हमारे 28 तक पेज नंबर 72 और 73 पर थे MCQs। ठीक है जी, 28 तक कर ली हमने। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे जो 2 टॉपिक्स रह गए हैं पहले वो उन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस कर लें, या हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे रहते हैं, हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक्स बाद में देख लेंगे, ताकि आप सिर्फ इसी रूटीन में रहें कि टॉपिक्स ही पढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ चेंज हो जाए तो लर्निंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इंशाल्लाह बेटा नए लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा से फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।